नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। आप देख रहे हैं एन शो का वीकली पॉडकास्ट, जिसमें हम बात करते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट में क्या होने वाला है, क्योंकि उसके आधार पर अपनी आप स्ट्रेटजी बनाते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट वीक मार्केट में कई सारी ऐसी चीजें होने वाली हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी, और उससे हमें ये पता लगेगा कि क्या हो सकता है मार्केट में। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है वो काफी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा हुआ है। और उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, जैसे टैरिफ की हाइक हो सकती है, क्योंकि 27 तारीख उसकी किक इन डेट है। फिर जीडीपी के नंबर्स भी वीकेंड में आएंगे। जैक्सन होल की एक स्पीच आई थी, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, पीएमआई नंबर आए थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं जिनको हम इस हफ्ते डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह सुनील सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नमस्कार। नेक्स्ट वीक आप ना हर हफ्ते हम ये कहते हैं कि अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो और इम्पोर्टेंट होता जाता है। तो अगले हफ्ते तो सचमुच में बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं। तो स्वागत है सर आपका। अब ये बताइए कि नेक्स्ट वीक के लिए आपके हिसाब से सबसे बड़े ट्रिगर क्या है जो पिछले हफ्ते की बुनियाद पर आगे खड़े हुए हैं? तो उसके लिए हमें पिछले हफ्ता थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। तो अगर आप डालेंगे कि पिछले हफ्ते क्या हुआ, तो क्योंकि याद है अपने लास्ट वीक में जब हमने डिस्कस किया था तब दो खबरें आई थी। एक इंडिपेंडेंस डे स्पीच का जीएसटी का रिफॉर्म्स और दूसरा एसएनपी का अपग्रेड। तो इसलिए हमने कहा कि माहौल ठीक है और मार्केट एकदम जबरदस्त बढ़ेगा मंडे से लेकर। और मैं ये भी सावधान किया था लोगों की कि देखिए भैया, म्यूचुअल फंड मैनेजर ने ज्यादा अपना कैश को यूज कर दिया है, तो अभी कुछ खरीदना है तो सेक्टर रोटेशन होगा, क्योंकि किसी को बेच कर ही वो खरीद पाएंगे। और दूसरी सवाल ये कि क्या इसके कारण एफआईएस की सोच क्या बदल जाएगी देश के ऊपर। तो ये सब आप अगर लास्ट वीक का 1 वीक का रिटर्न दिखाएंगे तो साफ साफ दिख जाएगा। ओके, तो लास्ट वीक के 1 वीक का रिटर्न मार्केट ने कैसे बिहेव किया था उसको दिखाते हैं हम लोग। और ये देखिए सर। तो पहली चीज है, लास्ट लाइन पे देखे कि निफ्टी का बढ़त खाली 1% हुआ, इतने अच्छे खबर के बावजूद। तो इसको क्यों हम समझते हैं? पहली बात है सेक्टर रोटेशन, क्योंकि गिने चुने सेक्टर ऊपर देखिए जो जीएसटी से पॉजिटिव इंपैक्ट हुए, उनका तो 3, 4, 5% एक ही हफ्ते में बढ़त। यानी मार्केट का ध्यान पूरा जीएसटी सेक्टर्स पे ही था। और खास करके ये अपने डोमेस्टिक फंड मैनेजर की काम है, क्योंकि ये ज्यादातर एक्सेप्ट एफएमसीजी ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप क्षेत्र में आते हैं। तो इसीलिए आपने देखा कि फंड मैनेजर्स को किसी और चीज को बेचकर ये खरीदना पड़ा। इसलिए ओवरऑल आप देखें तो निफ्टी का खाली 1%। तो फर्स्ट खबर कि निफ्टी का 1% माने थोड़ी सेक्टर रोटेशन और एफआईएस की खरीदारी उतनी नहीं थी। ये आपको सीधे अगले स्लाइड में दिखेगा, जहां पर हम दिस वीक की फ्लोस की बात करेंगे। ओके, अगले हफ्ते के फ्लोज क्या थे एफआईआईज के, वो चार्ट आपके सामने रखते हैं। वो ये है। तो देखिए सीधा, अब पहला दिन 18 खबर के दिन 4,000 करोड़ डीआई ने खरीदा, एफआईएस ने ओनली खाली 585 खरीदा। यानी इस चीज का उतना इंपैक्ट उनके ऊपर नहीं दिखा। इनफैक्ट उसके अगले दिन नेगेटिव पे चला गया, फिर तीसरा दिन फिर नेगेटिव, फिर 21 को थोड़ी 1200, फिर अगेन वापस नेगेटिव। यानी एफआईएस को ये जीएसटी और एसएनपी का जो भी चीज है, उनका मन इंडिया के बारे में बदला नहीं है, ये साफ हम कह सकते हैं। बट मानते हैं कि शायद पिछले हफ्ते कंटिन्यूअसली सेलिंग हुआ था, वो उतना नहीं था, बट थोड़ी सुधार है, मगर नॉट टू मेक इट पॉजिटिव। वेयर डीआईएस का भी देखे, मंडे को 4,000 डाला, उसके बाद 2,000, फिर 1,800, फिर वो भी एंड वीक तक नेगेटिव बन गए थे। तो क्या है इसमें कि एक तीर सोचने के लिए, पहले तो डीआईए ने ऑब्वियसली जीएसटी का खबर को अच्छा लेकर कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स में ज्यादा लगाया। मगर ड्यूरिंग द वीक खबर क्या आई कि लोग सोचने लगे अगर ये दिवाली के अंदर आने वाली है जीएसटी, तो क्या लोग 2 महीने के लिए अपना खरीदारी पोस्टपोन कर लेंगे? तो इन कंपनियों की हालत क्या होगी कि डीलर के स्टॉक बढ़ जाएंगे और कोई सेल। तो उसका काउंटर ये दो है इसके काउंटर, क्योंकि एक है कि जो डीलर के साथ स्टॉक बढ़ गया है, शायद डिस्काउंटिंग करके उसको पुश करने की कोशिश करेंगे। यानी एक सॉफ्ट प्रॉमिस कि पोस्ट जीएसटी रिडक्शन का जो दाम है वो अभी दिलवाते हैं हम, बिकॉज एक इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होता है, उसको शायद कुछ कॉर्पोरेट्स उसको ये भी कर सकते हैं। सेकंड चीज है, मैंने सुना कि तुरंत आपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अप्रूव कर दिया मोदी जी की प्रपोजल को, और बहुत जल्द ही वो बैठक बुला रहे हैं जीएसटी काउंसिल का।
और खबर यह है कि इन द मंथ ऑफ सितंबर ये जीएसटी काउंसिल इस पर डिसीजन ले लेगी, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन डेट भी 1 सितंबर करने की कोशिश करेगी। अगर वो हो जाता है तो ये प्रॉब्लम उतना नहीं हो सकता है। तो आने वाले हफ्ते में इसका थोड़ा हमें जानकारी मिलेगी, उसके बेसिस पे आपकी जो रैली ऑलरेडी कंज्यूमर में हो चुकी है वो और भी बढ़ेगी या उधर भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ये अगले हफ्ते के लिए देखने वाली बात है। वो एक चीज है। सेकेंड चीज, ये एफआईएस की क्यों इतनी एक नेगेटिव चीज आ रही है इतनी खबर अच्छी होने के बावजूद, वो अगला स्लाइड में अगर आप देखेंगे, मैंने एक नोमुरा का रिपोर्ट एक्सेस किया था। नोमुरा एक इंटरनेशनल ब्रोकर है जो एफआईएस को एडवाइस करते हैं, और उन्होंने ये बताया कि उनकी जो एक सैंपल है 45 एफआईएस जो एक्टिव मैनेज करते हैं, यानी दे आर नॉट पैसिव फंड्स और वो लॉन्ग टर्म भी नहीं है, अपना एक 3 से 5 साल का आउटलुक होता है। उनकी जो पोल उन्होंने किया और इस कॉलम में दिखाया कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के अंदर क्या वेटेज है, तो इंडिया का 17% का वेटेज है, चीन और हांगकांग मिलाकर 30% के करीब है, ठीक है। मगर ये सब फंड मैनेजर्स ने सबसे ज्यादा अंडरवेट इंडिया को रखा है। राइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों ये बताती है कि उनको, और मैं ये भी बताऊं आपको, इस साल ने एक साल में इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 16% का रिटर्न दिया है, यूएस मार्केट को भी बीट किया है। तो ऐसा नहीं कि एफआईएस इमर्जिंग मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हैं, एफआईएस जबरदस्त इमर्जिंग मार्केट में कर रहे हैं और वो उसका रिटर्न भी, इंडेक्स का रिटर्न भी 16% है, बट इंडिया में नहीं कर रहे हैं। तो ये खास, और ये क्यों सबको पता है, यह वैल्यूएशन की बात, क्योंकि चीन के मार्केट बहुत सस्ते हैं, फिर भी उधर थोड़ा अंडर लिखा है उन्होंने, मगर साउथ कोरिया ऐसी मार्केट में वो ज्यादा अपना पैसे को लगाने की सोच रहे हैं जहां पर एक इनमें अपना वैल्यूएशन की सपोर्ट है। वेयर इंडियन मार्केट में वैल्यूएशन निफ्टी का करीबन 21-22 के लेवल पे है और मिड एंड स्मॉल कैप का 31-32 के लेवल पे है। तो इंडिया का कॉस्ट एक ये है जो उनको अफेक्ट कर रहा है, यही आपको पिछले हफ्ते की चीज में दिखी। तो आने वाले दिन में हमें देखना चाहिए कि क्या ऐसी चीज हो सकती है जो इंडिया को पॉजिटिव बना सकती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ग्रोथ को ही आके आपको वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना है। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमारे मार्केट में डीआईएस की खरीदारी के कारण मार्केट सस्ता ही नहीं हो रही है। तो ये सोचना कि एक दिन इंडिया सस्ता हो जाएगा फिर एफआईएस वापस आएंगे, ये बहुत गलत है। तो इंडिया को ओनली वे ये वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना है, हमारी ग्रोथ को उम्मीद से बेहतर आना है। इसीलिए मेरा सोच था कि एसएनपी की जो अपग्रेड थी उसके कारण लास्ट वीक कुछ दिखेगा, नहीं दिखा, क्योंकि वक्त लगता है। एसएनपी देखिए, दो चीज है, एक है जीएसटी की ग्रोथ, तो डेफिनेटली ग्रोथ को बूस्ट करेगी, मगर एफआईएस की सोच में ये ग्रोथ फिस्कल तौर पर कैसे लगेगी, क्योंकि एक रेवेन्यू का गिव अप हो रहा है गवर्नमेंट का इस जीएसटी रिडक्शन में, राइट। तो क्या फिस्कल डेफिसिट में गवर्नमेंट अपना मैनेज करेगी रिस्क? अभी एसएनपी की जो थी वो एक दिन बाद आई थी, तो ये जो गवर्नमेंट ने किया इट वाज आफ्टर द एसएनपी रिपोर्ट। तो एसएनपी का जो मानना था कि टैरिफ को उन्होंने कहा कि इसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं होगा इंडिया के ऊपर, इनफैक्ट 6.5% और 6.8% ग्रोथ बताया उन्होंने अगले 2-3 साल का। मगर ये जो गवर्नमेंट की लेटेस्ट डिसीजन है जीएसटी रैशनलाइजेशन का, वो फिस्कल तौर पर क्या गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट को कायम रखेगी इस साल जो प्रॉमिस किया था, वो अभी साफ नहीं है, क्योंकि इसका क्या इंपैक्ट होगा। देखिए, गवर्नमेंट की सोच इस जीएसटी रिडक्शन के पीछे ऐसी है कि हम टैक्स को कटवाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो ओवरऑल प्राइस इनटू क्वांटिटी में गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाएगी, मगर वक्त लगेगा। वहीं अगले साल शायद वो जीएसटी का इनकम बढ़ सकता है इस डिसीजन के कारण, मगर इस साल जो 6 महीने बाकी है तो शायद वो वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि इनका इनकम लॉस होगा। तो ये एक डाउट है जरूर एफआईएस के मन में, तो वो वेट एंड वॉच करके देखेंगे कि क्या होता है, और उसके बाद ही वो एक डिसीजन लेंगे कि एक तरफ ग्रोथ बूस्ट तो इससे आ रही है, मगर उसका फिस्कल का क्या इंपैक्ट होगा, वो एक बात एफआईएस को ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड बात यह है कि जो हम अभी कह रहे हैं कि 6.5% की ग्रोथ एसएनपी ने कहा कि हो जाएगा, याद रखिए कि ये ग्रोथ रेट तो कुछ सालों से हमारे पास है कि इंडिया का ग्रोथ 6.5 होगा, यानी वो ऑलरेडी दाम में है।
अब ये को सपोर्ट करती हुई जो भी चीज आती है उनको डराती नहीं है, मगर और पैसा लगाना है तो ये वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने वाली एक स्टॉक मार्केट की अर्निंग्स की ग्रोथ को बढ़ने की जरूरत है। राइट, क्योंकि इंडिया का नॉन स्टोरी था, 6.5 तो लास्ट ईयर भी कहा था आईएमएफ ने कि हमारी होगी 6.5, तो उसमें नई चीज कुछ नहीं है, और उस ग्रोथ का जो ईपीएस में इंपैक्ट होना था वो ऑलरेडी आज दाम में है। तो एक फ्रेश पॉजिटिव सरप्राइज की जरूरत है ग्रोथ की ओर। और वहीं पे आते हैं खबर कल जो आई फ्राइडे को, एक अच्छी खबर आई है, दो अच्छी खबर। तो उसको हम पहले बाहर वाले अच्छी खबर को सुनते हैं, फिर अंदर वाले अच्छी खबर को सुनते हैं। तो अगर आप एग्जैक्टली हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें क्या है ना सर कि बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें आई हैं, और वो खबर ये आई है कि जैक्सन होल में काफी कुछ हो सकता है, और उसकी वजह से हमें बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि यूएस की तरफ से अब ये खबरें आ रही हैं कि वहां पे रेट कट हो सकता है, राइट? करेक्ट, अमेरिका में। करेक्ट। ये तो क्या है कि एक तो ये हो गया, और ये वो आप तो एक इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें मेरे लिए थोड़ी क्लू है कि शायद एफआईएस की फ्लोस में थोड़ी सपोर्ट मिल सकती है। तो क्या है कि मार्केट ने ये पहले तो गिफ्ट निफ्टी को छोड़ दीजिए क्यों, ये एक फॉरवर्ड लुकिंग है। तो डाउ जोन्स, नास्डैक और ये इन्होंने एक ही दिन में ऑलमोस्ट 1.5 to 2% का छलान लगाया है। क्यों? क्योंकि बड़ा मूव है सर ये। भाई बहुत बड़ी मूवमेंट है। तो इसमें खास क्या है, तो इसी स्लाइड पे रहते हैं। तो चीज ऐसे कि जैक्सन होल की स्पीच, जैसे सबको पता है, हिस्ट्री को थोड़ा बताते हैं कि ट्रंप और पवेल दोनों आंख मिला के नहीं देखते हैं। ट्रंप को चाहिए रेट कट, पवेल ने कहा कि डेटा मुझे रेट कट सपोर्ट नहीं दे रही है, मैं नहीं करूंगा। तो झगड़ा ओपन में चल रहा है उसके बारे में। ट्रंप भी अपने जो फेड के गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अपने लोगों को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगले साल मई में इनका टर्म खत्म हो रहा है, तो गारंटी है कि इनका एक्सटेंशन नहीं मिलेगा और नया एक प्रो ट्रंप आदमी उधर आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म की बात वो है। मगर कल क्या हुआ कि लेबर मार्केट की एक वीकनेस आई थी एम्प्लॉयमेंट डेटा में। सेकंड चीज क्या है, तो पवेल ने उसको एक्नॉलेज किया। उसने कहा कि यस, दिख रहा है कि मुझे लेबर मार्केट में वीकनेस है। अब तक उनको वो नहीं दिख रहा था डेटा में, बट कल उन्होंने उसका मेंशन किया। सेकंड चीज उन्होंने क्या किया कि टैरिफ का इन्फ्लेशन के ऊपर इंपैक्ट जरूर है, मगर वो इतना नहीं है जितना पहले सोचा था। और सेकंड चीज, उनको लग रहा था कि ये वन टाइम इंक्रीज हो जाएगा इन्फ्लेशन में, उसके बाद स्टेबल हो जाएगी इन्फ्लेशन। तो ये उन्होंने शब्द का जैसे इस्तेमाल किया कि मुझे लग रहा है कि ये टैरिफ का इंपैक्ट उतना नहीं होगा कि जितना हो पहले हमने सोचा। सेकंड, ये एक वन टाइम में होकर, और इसका सपोर्ट कहां से मिलता है कि ओवरऑल आप देखें ट्रंप की जो टैरिफ की सीन है एवरेज 20% के आसपास ही है, और उस 20% में समझिए कुछ एक्सपोर्टर्स इमर्जिंग मार्केट के थोड़े ऑब्जॉर्व कर लेंगे, कुछ अमेरिकन कंपनियां ऑब्जॉर्व कर लेगी, और कुछ ही कस्टमर को पास ऑन होगा, अमेरिकन कस्टमर को। तो इस चीज के कारण जो भी एक टैरिफ का जो डर था कि इन्होंने जब चाइना के ऊपर भयंकर 100% का टैरिफ की बात किया था, तो ये डर जो पैदा हुआ था वो आज लग रहा है कि उतना डर नहीं है। तो इस चीज के कारण जो फेड की जो पवेल ने ये सब बातें बताई, तो मार्केट ने उसको पकड़ लिया कि जरूर ये सेटिंग कर रहे हैं सितंबर के रेट कट के लिए। उन्होंने खास बताया नहीं कि मैं रेट कट करने वाला हूं, मगर मार्केट ऐसी होती है कि उनको वर्ड को ध्यान से देती है कि कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया। तो अभी मार्केट को क्लियर हो गया इसमें। और ये चार्ट में खाली हमने एक ही दिखाया कि स्टॉक मार्केट की पॉजिटिव दिखाया है, मगर दो और चीजें हुई है इसके साथ। एक है ड्रॉप इन यील्ड्स, ट्रेजरी यील्ड्स 7 बेसिस पॉइंट्स गिर गए हैं। करेक्ट। डॉलर इंडेक्स भी आपको 97.8 पे गिर गया। तो ये तीनों खबर देखें तो फर्स्ट पॉजिटिव फॉर इक्विटीज, सेकंड पॉजिटिव फॉर डेट यानी बोरोइंग कॉस्ट के लिए, और तीसरा है पॉजिटिव फॉर इमर्जिंग मार्केट, क्योंकि डॉलर की वीकनेस से इमर्जिंग मार्केट की फ्लोस बढ़ती है। करेक्ट। तो मेरा मानना है कि इसका आपने देखा होगा सर कि ट्रंप साहब ने के पहले जो ट्वीट आते थे उसमें वो पावेल को कहते थे कि ये इसको तो निकाल देना, फायर करो, उसको सैक कर दो, इसको समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही जैक्सन होल की स्पीच आई उसके बाद उनका एक ट्वीट आया, जिसमें ट्वीट मतलब जो अपने ट्रुथ सोशल पे डालते हैं वो, कि
पावेल इज अ वंडरफुल मैन एंड आई लव्ड हिम, और मैं तो भूल गया था कि मैंने इसको अपॉइंट किया है और ही इज अ ग्रेट मैन। एकदम से बदल गए वो, क्योंकि उन्होंने इशारा कर दिया कि हम रेट कट करने वाले। तो इससे ये पता लगता है कि ट्रम्प इज अ हाईली ट्रांजैक्शनल मैन। उसको बिजनेस धंधे के सिवा कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके साथ, देन इट्स ओके, मैं इसलिए अदरवाइज नो वे। मैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं मानता हूँ, मैं उनको सीबीओ, चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ अमेरिका मानता सीबीओ ऑफ यूएस। हूँ। और इसीलिए मेरा मानना है कि कल इमर्जिंग मार्केट की ओर भी एफआईएस का फ्लोस आएंगे। और अगर आपने देखा और पिछली स्लाइड में कि इंडिया का शेयर 16.9 है, तो पैसिव फंड्स में जितना भी पैसा है उतना, ये प्रीवियस स्लाइड नीरज जी। हाँ, मैं ये दिखाता हूँ सर। हाँ, क्योंकि लोग को याद नहीं रहेगा। देखिए लेफ्ट में जो कॉलम है वो है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में हमारा वेटिंग। तो अगर इमर्जिंग मार्केट की ओर फ्लोस बढ़ रही है तो जो भी फ्लोस आते हैं उसमें 17% तो पैसिव फ्लोस हमारे मार्केट में आएगा। करेक्ट। तो मेरा मानना है कि कल ये एक एफआईएस की ओर से थोड़ी बाइंग हो सकता है, अगर ये जो जैक्सन होल की जो इम्पैक्ट है उसका थोड़ा तो इम्पैक्ट हमारे ऊपर, शायद बाकी चाइना और उन मार्केट में ज्यादा दिखेगा, और एटलीस्ट हमको थोड़ा तो दिखेगा। तो एटलीस्ट वो अगले हफ्ते के लिए मुझे एक इंडिकेटर है कि शायद एफआईआईस कि एटलीस्ट पैसिव फंड्स का अलोकेशन इंडिया में आ सकता है। वो एक बात मैं मान लेता हूं। तो सेकंड बात जो ये पॉजिटिव खबर है जो इंडिया में अपना इम्पैक्ट दिखाएगी, मेरी उम्मीद ये है। सेकंड खबर जो आई थी परसों वो है पीएमआई। अभी एचएसबीसी जो है बैंक है, उनके पास सिक्योरिटीज का भी डिवीजन है और वो स्टडी करते हैं वर्ल्ड वाइड, वो पीएमआई को स्टडी करते हैं। पर अच्छी बात क्या है, क्योंकि पीएमआई परचेस मैनेजर इंडेक्स है तो ये फ्यूचर का बताती है। मगर एचएसबीसी और भी एक अच्छी चीज करती है, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ में क्या होने वाला है वो बाद में आएगा, मगर मिडिल ऑफ द मंथ में वो फ्लैश पीएमआई करके एक डेटा रिलीज कर देती है इस महीने का, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को चाहिए कि मेरे को जल्दी बताना है कि क्या होने वाली है। मंथ एंड तक मैं इंतजार करूं तो उसके बाद तो टाइम हो जाएगा। तो ये फ्लैश पीएमआई जो आया था ऑल टाइम हाई 65 पे आया इंडिया का, और उसमें खास करके देखिए मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई 18 साल की हाई पे आया है, 18 साल की हाई पे। ओके, और सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट के साथ जुड़े हुए के 65 पे आया है। तो ये क्या है कि डेफिनेटली ये हमें दो चीज बताती है शायद, मगर ये जीडीपी के आंकड़े इस हफ्ते जो आएंगे ना वो पिछले क्वार्टर के हैं, तो पता नहीं कि इसका लिंकेज कितना होगा, मगर ये अगले क्वार्टर के लिए अच्छी खबर बता रही है कि मैन्युफैक्चरिंग का पिकअप हो रहा है। और मैं ये भी एक ध्यान दिलाऊं, आपने देखा होगा एलएनटी के सीईओ एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बताया था कि मेरे प्राइवेट सेक्टर का ऑर्डर हर क्षेत्र से हमको ऑर्डर मिल रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि वो इंडिया से सबसे दिग्गज इंफ्रा कंपनी है। तो ग्रीन शूट्स ऑफ प्राइवेट कैपिटल दिख रहे करके मिस्टर एसएनएस ने बताया उस इंटरव्यू में। तो ये और ये मैन्युफैक्चरिंग शायद मुझे लग रहा है कि अब प्राइवेट सेक्टर को भी एक कैपेसिटी क्रिएशन की काम शुरू कर रही है। ये खबर, अच्छी खबर इस पीएमआई के जोर पर आ रही है। मगर इस पीएमआई के डेटा में और दो भी डेटा है जो लास्ट टू लाइन में है। एक है एम्प्लॉयमेंट की बढ़त, क्योंकि जॉब रेट की ग्रोथ आने से ही लोगों के हाथ में पैसा आएगा और वो खर्चा भी करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 है पॉजिटिविटी फॉर स्टॉक मार्केट अर्निंग्स, क्योंकि इस बार उन्होंने उस डेटा से दिखाया कि मार्जिन इंप्रूव हो रही है, यानी आउटपुट की प्राइसेस इनपुट की कॉस्ट से और बेहतर तरीके से बढ़ रही है। तो ये सब खबर मिलाकर हम समझ सकते हैं कि इस क्वार्टर शायद इवन स्टॉक मार्केट ईपीएस के लिए अच्छी खबर आ सकती है। अब मार्केट इस खबर को ऑब्जर्व करके शायद मेरे ख्याल में अब थोड़ी एक इंफ्रा स्ट्रोक कैपिटल गुड स्पेस की ओर भी ध्यान शायद देना शुरू करेगी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो 4-5 बातें मैं इसके ऊपर जल्दी समराइज करूं कि एक तो एफआईआईज का बिहेवियर लास्ट वीक ऊपर नीचे होता रहा लगातार, और उसी सामने डीआईआईज ने आखिरी दिन फ्राइडे को थोड़ा सा उन्होंने रखा, क्योंकि नेक्स्ट वीक बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन जो वेटेज दिख रहा है उसमें एफआईआई का मूड साफ दिख रहा है कि अभी भी वो थोड़ा सा सस्पेक्टेड है। लेकिन जो घटना उसके बाद हुई जैक्सन होल वाली, और जो ये पीएमआई का हम आपको नंबर दिखा रहे हैं फ्लैश का, पीएमआई का नंबर 50 से ऊपर पॉजिटिव आना शुरू होता है, 60 के ऊपर सुपर बुलिश नंबर माना जाता है। तो 65 पे सर्विस पीएमआई और क्लोज टू 60 मैन्युफैक्चरिंग इज अ रियली वेरी बुलिश, बहुत जबरदस्त नंबर है होता है ये। और ये अगले क्वार्टर की जीडीपी का
प्राइमरी इंडिकेशन आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं। और जितनी बुरी खबरें हैं वो तो सब बॉटम आउट होके चली रही हैं कि वे सब कुछ खराबी हो रहा है। और नेक्स्ट वीक चूंकि अब 50% का वो किक इन हो सकता है अभी 2 दिन है, कुछ गणेश चतुर्थी के दिन कुछ ठीक ठाक कर दें, अदरवाइज वो किक इन होगा। तो सर ये हमने बहुत सारे डेटा पॉइंट, खबरें और ये सब डिस्कस किया। अब मेरा क्वेश्चन एक ये है आपसे कि मार्केट जो है ना बहुत सारी चीजों को अभी भी शंका की नजर से देख रहा है। जैसे आपने कहा कि जीएसटी से कितना लॉस होगा इसको लेकर के डाउट है। दूसरा मुझे तो ये भी डाउट है कि सर इंप्लीमेंट होना चाहिए ठीक से, कंपनियां बेस प्राइस बढ़ा के हमको कोई फायदा ना दे, खुद फायदा ले लें, वो भी एक मन में शंका है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज ए चैलेंज। और सितंबर के फर्स्ट वीक में ही मीटिंग होनी है जीएसटी काउंसिल की जिसमें ये अप्रूवल्स होंगे। अभी तक ऐसा लग रहा है कि सबके बीच में कंसेंसस है, लेकिन इस समय जो जब जब आपका समय खराब चलता है ना तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को ही कुत्ता काट लेता है। तो आदमी इतना डरा हुआ है यार, पता नहीं कहां से भी कुछ भी बुरी खबर कभी भी आ सकती है। अब आप मुझे ये बताइए इस पूरी चीजों को देखते हुए कि क्या हमारे जो ट्रेडर इन्वेस्टर भाई हैं, खासतौर पे इन्वेस्टर हैं, ये जो पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग लेते हैं, उनके लिए नेक्स्ट वीक क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए? ठीक है, मेरा मानना है कि नेक्स्ट वीक में थोड़ा चैलेंज होगा कंजम्पशन सेक्टर्स में, बिकॉज ये जो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि लास्ट वीक भयंकर राइज हुआ है, 4 से 5% राइज होना बहुत ज्यादा है, तो शायद वहां पे प्रॉफिट बुकिंग अगले हफ्ते हो सकती है। क्योंकि लोग कहते हैं ना, बाय ऑन द रूमर सेल ऑन द फैक्ट। तो लास्ट वीक बाइंग ऑन द एक्सपेक्टेशन, रूमर को आप एक्सपेक्टेशन से सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक्सपेक्टेशन सब था जीएसटी का पॉजिटिव, उसमें खरीद लिया, अब फैक्ट आ गया सामने, अब देखना है क्योंकि कॉर्पोरेट्स की अनाउंसमेंट्स आएगी कि वो कैसे टैकल करने वाले इस जीएसटी की मामले को, राइट? बिकॉज सब जगह में देखा है कि स्टॉक्स उन्होंने बढ़ा दिया फेस्टिवल सीजन के लिए। अब अगर 2 महीने के लिए खरीदारी नहीं होगी तो उसका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा ना। तो एक ध्यान वो क्या अनाउंस कर रहे हैं कि हम मार्जिन को सैक्रिफाइस करके स्टॉक को पुश आउट करेंगे या फिर नहीं ये जीएसटी का इंतजार करेंगे। तो ये सब कंफ्यूजन के कारण थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अगले हफ्ते शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को से हो सकती है। तो आप भी एक शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो आप भी उसमें ध्यान दीजिए कि पैसा बन गया तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि 5% एक हफ्ते में बढ़ना इतना एक भयंकर राइस, राइट? तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी करें। और मेरे ख्याल है कि थोड़ी बहुत अभी कैपिटल गुड्स सेक्टर में थोड़ा एक रुझान बढ़ता जाएगा, तो दो सेक्टर रोटेशन में। तो आप भी थोड़ा थोड़ा अपना एक कैपिटल गुड्स सेक्टर के ऊपर ध्यान दो कि एलएनटी के चीफ की बात हुई, फिर ये पीएमआई की बात आई है, और अगर ये देखिए ये 2 महीने के लिए कंजम्पशन की प्रॉब्लम लगेगी लेट्स से, बट डेफिनेटली दिवाली के अंदर ये सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद तो कंजम्पशन तो पिकअप होगी, राइट? तब कंजम्पशन पिकअप होती है तभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती है देश में ना। तो मेरा ख्याल है कि अगले 6 महीने में ये चीज डाउट नहीं होनी चाहिए कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जरूर बढ़ेगी, तो डेफिनेटली कैपेक्स का साइकिल तो शुरू होगा। तो इसके लिए जब वो डेटा सामने नहीं आती उसके पहले खरीदना जरूरी है। तो थोड़ा बहुत एलोकेशन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस कैपिटल गुड्स की स्पेस में, यानी सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, स्टील, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, राइट, इन तरह के कंपनियों में धीरे धीरे मेरे को एक पॉजिटिविटी बढ़ती हुई दिख रही है, तो शायद थोड़ा एलोकेशन उधर कर सकते हैं। और उसके साथ ये सबसे बड़ी पॉजिटिव होगी पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, क्योंकि वो फाइनेंसिंग वही करते हैं। मिड एंड स्मॉल कैप और या एमएसएमई सेक्टर में जो कैपेक्स को एग्जीक्यूट करता है, उनको लेंडिंग लोन के लिए प्राइवेट सेक्टर सामने नहीं आएगी ये सब। क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा कि बजाज का जो इनिशियल एक्सपोजर था एमएससी में, वो अभी खुश नहीं है, वो कह रहे हैं कि सब डिफॉल्ट हो रहे हैं। याद है आपको बजाज की अर्निंग्स के रिजल्ट आई थी जहां पे उन्होंने एसएमई पे, क्योंकि उनको उधर समझ नहीं है कि कोई भी एक एमएसएमई ना स्टेट बैंक या कैनरा बैंक या ऐसे बैंक को छोड़कर बजाज के पास जाएगा तो उधर उसको फंडिंग नहीं मिल रही है, उसकी बैलेंस शीट ठीक नहीं है, उसकी कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए वो जा रहा है ना। नहीं तो पब्लिक सेक्टर बैंक तो खड़े हैं इनको अपना फैक्ट्री का सिक्योरिटी लेकर पैसा देने के लिए। तो मेरा मानना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक ये चीज को अच्छी तरह समझती है, एडजस्ट कर लेती है, तो उनके लिए दिन अच्छे दिन आ रहे हैं मेरे ख्याल में। तो मैं कहूंगा कि अगर थोड़ी ये इनका इम्पैक्ट इस हफ्ते के अंदर ही शायद नहीं न दिखे, वो याद है। तो ये कह सकते हैं कहीं खुशी कहीं गम होगा अगले हफ्ते।
नहीं वो होगा। और इसीलिए मेरा मानना है कि अगर ये जैक्सन होल की खबर के कारण जो मैं कर रहा हूं होती है, तो मेरा पसंदीदा सेक्टर तो चलेगा आईटी। यस यस यस, नो डाउट। देखिए आईटी के बारे में बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, और स्ट्रक्चरल के सब कुछ ठीक है, लेकिन प्राइस की अपनी अलग वेलोसिटी होती है। करेक्ट। तो इसलिए मैं इस मामले में मैं सुनील सर का साथ देता हूँ कि भाई कभी भी अचानक आप देखेंगे, फिर उसके बीच आप लॉजिक ढूंढते रहिएगा। मैं भी मानता हूँ कि आईटी की स्टोरी एक स्ट्रक्चरल चेंज से गुजर रही है, उसमें बहुत सारी चीजें बदलने वाली, कब बदलेंगी पता नहीं है, कंपनियां क्या सोच रही वो हमको बताएंगी नहीं, लेकिन प्राइस का मूवमेंट कई बार आपको चीजों को अलग तरीके से दिखाता है। तो ये तो हो गया पूरा कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बहुत सारे हमने डेटा डिस्कस किए। एक चीज बताइए सर, ये अब आप ड्रीम 11 में टीम कैसे बनाएंगे? देखिए अब तो आप बैन कर दिया सरकार ने। आपको मुझे बताना है कि कौन सा टोपी पहनो मैं। क्योंकि सी ये देश की भलाई के लिए ये अच्छी खबर है। मैं देख रहा हूँ, देख तो युवा सब इसमें जाके अपना पूरा टाइम ज्ञान कुछ सीखने के बगैर इसमें जाके टाइम वेस्ट करके ये कर रहे हैं, तो ये देश के मामले में देखिए ये अच्छी खबर है। बट यस, अब मार्केट और सॉफ्टवेयर ये का एडवर्टाइजिंग मीडिया का बहुत बड़ा रेवेन्यू इनसे आता था। आईपीएल का स्पॉन्सर, मेन स्पॉन्सर ड्रीम 11 थे, तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट जरूर ओवरऑल नो विभिन्न क्षेत्र में होगा। और ये मुझे बहुत सरप्राइज क्या है कि होम मिनिस्टर के बेटे ही आईसीसी के प्रेसिडेंट है। यस, फिर भी ये उनको पता नहीं लगा कि वो क्योंकि क्योंकि मेन स्पॉन्सर बीसीसीआई के ड्रीम 11 ही है ना। तो वही नहीं ये सरप्राइज से आ गई, ये इतना जल्दी गवर्नमेंट बिल अनाउंस करके उसको पास भी कर देगी और इमीडिएट इम्पैक्ट करा दिया ना, ये बहुत बड़ा शॉक था। अच्छी अच्छी चीज मैं कहूँगा, गैम्बलिंग जैसी चीज के तरफ था ये ना। 45 करोड़ लोग इस तरह की चीजों को करते थे, मतलब हमारे स्टॉक मार्केट से कई गुना ज्यादा लोग उधर इंटरेस्ट रखते थे। ड्रीम 11 ये इस टाइप की जो भी मनी, ऑनलाइन मनी गेमिंग वाली चीजें थी उस पे करते थे। और उसमें मैं एक बार मैं सर बाल कटाने गया आपने, तो वो आईपीएल चल रहा था, तो 7 बजे का टाइम था, 7:30 से शायद मैच शुरू होता था या उसका टाइम था। तो उसने कहा भाई थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपनी टीम बना लूं। तो मैंने कहा कौन सी टीम बनानी तुमको? बोला मेरे को वो टीम बना के अभी डालनी है, 7 बजे शायद खुलता है, तो उसमें आप अपनी टीम ऐड करो फटाफट। और उसका जो भी 11-20 रुपए 21 रुपए को जैसे चार्ज होता था, और उसके बाद फिर वो गेम शुरू हो जाता था। आप सोचिए किस लेवल तक उसका एडिक्शन हो चुका था कि वो अपना काम छोड़ के कह रहा था मैं पहले अपनी टीम बनाऊंगा। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, हालांकि इसमें टाइमिंग गलत है। सरकार को ये सब चीज बहुत पहले सोचनी चाहिए, जब इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई, आपके सामने बड़ी हो रही थी, तब आप नहीं किया, अब आप एकदम से आके उसको बंद कर रहे। फिर भी मैं बंद करने के फेवर में हूँ, क्योंकि ये सर बहुत खराब लत लग रही थी लोगों को। दिन भर बैठ के वो 45 करोड़ लोग अगर गेमिंग कर रहे हैं तो फिर तो इट्स प्रॉब्लम। लेकिन खैर एनीवे जो है, एक जिंक्स और बताऊं साहब आपको, जितने इसके स्पॉन्सर थे आईपीएल के कई, ये चौथा है जो बेचारा मुसीबत में फंस रहा। सहारा बैजू सहारा, अभी ये तो मतलब ये जिंक्स है, ये कोइंसिडेंस कह सकते हैं, जो भी कहें, लेकिन ये तो प्रॉब्लम है। खैर एनीवे, गेमिंग में ऑनलाइन मनी गेमिंग इज बैंड नाउ। तो अब आप रियल गेम खेलिए, चेस खेलिए ना, स्किल लगाइए, अपना दिमाग देखिए कितना दिमाग है, चेस खेलिए, पैसे क्यों लगाना इसमें। वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन सर। और अब आने वाला है नेक्स्ट वीक में गणेश चतुर्थी, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। और उसी दिन ये 50% वाला किक इन होगा, करेक्ट, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा हम सब लोग देखेंगे। और नेक्स्ट वीक और कोई बड़ी चीज होगी तो उसको डिस्कस करेंगे। सर कोई और बहुत इंपॉर्टेंट चीज या कोई ऐसी चीज जो आप डिस्कस करना चाहें, अदरवाइज हम क्लोज करें इसको? नहीं, हम क्लोज करें। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं सबको। आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया ये दो। देखिए जो चीज बीच वीक में आती है ना, उसका इम्पैक्ट अभी हम बता नहीं। देखिए एक जीएसटी की आपने बताई 50%, बट ये तो नो न्यूज है।
नो न्यूज ऐसा है, कुछ यस। नई खबर नहीं है। तो इसमें जो भी, क्योंकि कुछ दिन हफ्ते पहले ही उन्होंने बताया कि वो 23 को जो टीम आने वाली थी वो नहीं आने वाली है यूएस की। नहीं आने वाली, हाँ। और दूसरी चीज है कि ये 50 में तो सेकंड 25 अगर रशिया यूक्रेन का मामला में हल होता है तो वो निकल सकता है। वो था तो अब तो रशिया ने और भी यूक्रेन के ऊपर डाल दिया और यूक्रेन ने भी उधर एक रिफाइनरी के ऊपर कुछ डाल दिया, तो वो बात इतनी आसानी से अभी खत्म नहीं होने वाली है। तो ये 50 तो रहेगा, 50 अभी कब के लिए। तो ये तो रहेगा। खैर जो भी होगा अच्छा होगा। तो इस त्योहार की सबको शुभकामनाएं। और इस हफ्ते की पूरी हमने डिस्कशन कर लिया कि नेक्स्ट वीक आपको की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कहीं खुशी कहीं गम हो सकता है। और अगले हफ्ते ये सब चीजें हो चुकी होंगी, जैसे भी होना है नहीं होना है, तो उसके बाद वाले हफ्ते में फिर से बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करेंगे। तब तक आप लोग बढ़िया फेस्टिवल मनाइए, एंजॉय करिए, और बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा, है ना सर। बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया आप सब लोगों का। और गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।